हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल रियल पढ़ाई में। यहाँ हम करते हैं रियल सोर्स से रियल तरीके से पढ़ाई। वर्ड टू वर्ड, लाइन बाय लाइन सिंप्लीफाई करूँगी मैं एनसीईआरटी को। तैयार हो जाइए आप अपना पेन, ब्लैंक पेपर और ब्लैंक मैप के साथ, और साथ में जो आपके एनसीईआरटी के मैप्स हैं उनके साथ भी। और आई होप कि आपने पिछले चैप्टर्स के रिवीजन कर रखे हैं और पिछले चैप्टर आपने कंप्लीट कर रखे हैं। हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की ज्योग्राफी एनसीईआरटी, और उसमें हमने 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे 6वां चैप्टर, जिसका नाम है हमारा देश भारत। आज हम भारत का परिचय करेंगे। पिछले चैप्टर में हमने देख लिया था कि कितने महाद्वीप हैं, कितने महासागर हैं। आज हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे अपने देश के बारे में। मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि आप पहले पिछले चैप्टर्स कर लीजिए, उसके बाद इन चैप्टर्स पे आइए, क्योंकि एनसीईआरटी जो पहले जानकारियाँ दे चुकी होती है उसी के आधार पर आगे बढ़ती है और पिछली जानकारियों को आगे के चैप्टर में यूज़ करती है बहुत अच्छे तरीके से। अगर एनसीईआरटी का पूरा फ़ायदा लेना है तो क्रमशः चीज़ों को पढ़ें, पहले पहला चैप्टर, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो ये मैं बार बार कहती हूँ। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का चैप्टर। देखते हैं क्या है आज। हमारा देश भारत। आई होप कि आपको दिख रहा होगा। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर है। यानी कि इस वाले मैप में अगर हम देखेंगे तो यहाँ उत्तर में ये हिमालय पर्वत से घिरा है, और पश्चिम में अरब सागर है ये, और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, और दक्षिण में हिंद महासागर है। ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। मैं मैप क्लियर करती हूँ। देखिए, मैप के साथ ही पढ़ेंगे तो ज्योग्राफी इजी लगेगी। सिर्फ वर्डिंग्स से आपको उतना समझ में नहीं आएगा जितना आप विजुअलाइज नहीं करेंगे। जब आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किमी है। कितना वर्ग किमी? 32.8, यानी कि लगभग 33 लाख वर्ग किमी है। उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार 3200 किमी तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार 2900 किमी तक का है। यानी कि जो यहाँ उत्तर में लद्दाख से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक ये जो है ये 3200 किलोमीटर है, और यहाँ पे गुजरात और यहाँ अरुणाचल प्रदेश से लेकर के गुजरात तक की जो लंबाई है ये 2900 किलोमीटर। यानी कि ये लंबाई छोटी है और ये लंबाई बड़ी है, जबकि नापने में उतनी ही लगती है। सिर्फ 300-400 किलोमीटर की वो दूरी बहुत ज़्यादा नहीं होती इसके लिए। देखते हैं। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, असम, असमान पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। यानी कितने तरीके की स्थल रूपता है यहाँ पे। लगभग बहुत तरीकों की ऊंचे पर्वत हैं, भारतीय महामरुस्थल है, उत्तरी मैदान है, असमान पठारी सतह है, तटीय भाग है, द्वीप समूह है। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं जो हमारी परंपरा में दिखती है। यानी कि अगर हम विविधता की बात करें तो सिर्फ बोली भाषा ये सब की नहीं, जलवायु की, वनस्पति की, वन्य जीवों की, भाषा, संस्कृति, सब चीज़ की भिन्नता है यहाँ पे। तो परंपरा में भी दिखती है, और इन सब का एक दूसरे से ये सब कनेक्टेड होते हैं, इन सब का एक दूसरे पर असर पड़ता है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। ये सब फैक्ट आई होप कि आप सबको पता होंगे, पर फिर भी मैं हाईलाइट कर रही हूँ। प्रायद्वीप क्या होता है? प्रायद्वीप स्थल का वह भाग है जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है। तो हमारा जो भारत है ना, वो प्रायद्वीप है। एक तरफ तो इधर स्थल है, लेकिन 3 तरफ क्या है, इधर पानी है। देखते हैं। क्या आप जानते हैं, बड़े देश जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है, वहाँ पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता। ये आप पहले पढ़ चुके हैं या मैं उत्तर पढ़ रहे थे। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में 7, कनाडा में 6 मानक समय है। क्या आपको पता है कि रूस में कितने मानक समय है? अभी पिछले चैप्टर में आपको बताया जा चुका है, दूसरे या तीसरे चैप्टर में ही आपको बताया गया था कि रूस में 11 मानक समय है। क्यों? क्योंकि उसका जो देशांतरी विस्तार है पश्चिम से पूर्व का, वो बहुत ज़्यादा है। तो हर 1 घंटे या 2 घंटे पे एक मानक समय निर्धारित कर दिया गया है। और अमेरिका में कितना है? अमेरिका में है 7, कनाडा में है 6।
भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, आपने कल देखा था। ये एशिया में स्थित है। यहाँ पे इस वाले मैप में अगर देखेंगे, बड़े वाले मैप में, तो आप देखेंगे कि भारत यहाँ, ये है बीच की लाइन, भूमध्य रेखा यहाँ पे, और अपना भारत है यहाँ पे ऊपर उत्तरी गोलार्ध में। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है, यानी अपने देश के बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा, ये यहाँ पे। किसी और कलर से करती हूँ, ये ब्लू कलर से, ये है कर्क रेखा। अभी इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं कि कौन कौन से राज्य से कर्क रेखा होकर गुजरती है, आगे आगे एनसीईआरटी आपको बताएगी। दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी इधर से इधर की तरफ, ऊपर की तरफ। दक्षिण हमेशा कागज में नीचे होता है और उत्तर ऊपर होता है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर है, यानी कि यहाँ पे 8 डिग्री और थोड़ा सा मतलब इधर का भी ये सब अंडमान मिला के 8 डिग्री 4 मिनट से यहाँ पे ऊपर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है, यानी कि 68 97 25 और इधर 8 4 37 6। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी? आपको पता है कि जिस गोलार्ध में एशिया की स्थिति थी, पूर्वी गोलार्ध में। बहुत बड़े देशांतरी विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता था। इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच समय का अंतर लगभग 2 घंटे का होगा, यानी कि जो देशांतरी विस्तार बहुत ज़्यादा है, यहाँ से यहाँ पे माइनस करेंगे तो लगभग 29 डिग्री का जो आएगा वो अंतर आएगा। और 29 डिग्री का अंतर में क्या होता है कि लगभग 2 घंटे समय का अंतर हो जाता है। जैसा कि आपने पहले पढ़ा है कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। आप पहले पढ़ चुके हैं कि 82 डिग्री पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय क्यों माना जाता है। इस याम उत्तर को भारत का मानक याम उत्तर भी कहा जाता है। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। एक डिग्री देशांतर में 4 मिनट होते हैं, तो आप लगभग 30 में कितने हो जाएंगे? 3 चौके 12, या मैं 29 का राउंड फिगर ले रही हूँ, 30, तो 120 मिनट का जो है वो अंतर हो जाएगा अगर यहाँ गुजरात में। और आप जानेंगे कि ये जो पूर्व की तरफ होता है उधर पहले सूर्योदय होगा यहाँ पे, क्योंकि पृथ्वी इधर घूमती है तो पहले यहाँ सूर्य उगेगा, इसका नंबर बाद में आएगा, तो 2 घंटे की देरी हो जाती है। इसलिए हमारा बीच का जो मानक याम्योत्तर है वो लगभग यहाँ से होकर के जाता है, कहीं से। बीच का समय हमने ले लिया है कि ना इधर ना इधर। भारत के पड़ोसी देश, देखते हैं कि भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं। 7 देशों की स्थलीय सीमाएं इसकी सीमाओं से जुड़ी हैं। चित्र 6.1 से इन देशों के नाम का पता लगाइए। अब इस चित्र से हम देखते हैं, ये हमारा भारत है, ये हो गया पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान। अफगानिस्तान इतना सा हल्का सा जुड़ा है यहाँ पे, ये पाकिस्तान। इधर चीन हो गया, सॉरी तिब्बत बोल रही थी मैं, चीन। और ये नेपाल हो गया, ये भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, और ये श्रीलंका है। हालांकि श्रीलंका की स्थलीय सीमा नहीं है, समुद्री सीमा है, पर फिर भी हमारा पड़ोसी देश है। 1 2 3 4 5 6 7 देश जो ऐसे हैं जिनकी स्थलीय सीमाएं, यहाँ पे लिखा गया है कि स्थलीय सीमाएं जुड़ी हुई हैं। इनको बहुत अच्छे ध्यान से देखना है। धीरे धीरे इसका मैप बनाना भी आपको सीख लेना चाहिए कि यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे अफगानिस्तान है, फिर यहाँ पे चाइना है, यहाँ पे नेपाल, यहाँ पे भूटान, यहाँ पे बांग्लादेश, यहाँ पे म्यांमार। तो ये कर करके आपको आइडिया आ जाएगा। ये है भारत का राजनीतिक मैप। राजनीतिक मैप का मतलब ये होता है कि राज्य के अंदर जो भी हैं उनकी सीमा दी गई होती है, कि राज्यों की सीमा दी गई है, उस हिसाब से मैप बना है, और एक एक जो है वो राजधानी वगैरह दी हुई है। इनमें से कौन से देश हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी हैं? दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी हैं। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि एक तो मालदीव भी है, मालदीव भी आगे चल के हमें देखने मिलेगा जब हम पूरा मैप देखेंगे तब।
तो एक तो मालदीव हो गया, नीचे की तरफ आता है, और एक ही श्रीलंका है। ये समुद्री तौर पे जुड़े हैं और यहीं पे जो संधि है जिससे ये जुड़े हुए हैं ये है पाक जल संधि से बोला जाता है। ये जल संधि दो जल राशियों को जोड़ती है, पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था। राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन। भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। परिशिष्ट 1 में अगर हम देखेंगे तो दिल्ली भारत की राजधानी है। क्यों? राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। अब हम जब परिशिष्ट देखेंगे, या तो बुक के लास्ट में होगा या इसमें होगा, तो वहाँ पे सारे राज्य मिलेंगे। आपको बेसिक जानकारी है, आपको पता भी होगा। ये जितने राज्य दिए गए हैं वो पूरे राज्य हैं हमारे पास, और इनकी सबकी राजधानियाँ भी दी हुई हैं। भारत की राजधानी है दिल्ली, और जितने भी राज्य हैं वो मुख्यतः किस आधार पर, उनका बनाने का आधार जो है वो है भाषा। कुछ कुछ को सुरक्षा की दृष्टि से भी बनाया गया, कुछ कुछ को सांस्कृतिक दृष्टि से भी बनाया गया, बट मेनली जो है वो भाषा के आधार पर बने हुए हैं। ये भारत का भौतिक मानचित्र है, क्या आप देखेंगे तो। जलोढ़ निक्षेप क्या होता है? नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। जलोढ़ निक्षेप यानी कि जो नदियाँ बहुत महीन मिट्टी लाती हैं और बेसिन में निक्षेपित कर देती हैं। सहायक नदी क्या होती है? एक नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर के मिलती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती है। यानी कि वो नदी, जैसे एक मेन नदी ये है और यहीं पे छोटी छोटी नदी आकर के मिल रही हैं और इसमें जल जो है अपना विसर्जित कर रही हैं, वो सहायक नदी होती हैं। ये देखते हैं, क्या आप जानते हैं गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों नदी किधर से आती है, किधर से आती है, यहाँ पे मिलकर बहुत बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। आप जब नदी पढ़ेंगे स्पेसिफिकली तो आप समझेंगे कि क्या क्या होता है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है, ऐसे करके। डेल्टा स्थल का वह भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है। जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है। यानी कि जैसे कि यहाँ पे समुद्र है और यहाँ से नदी आकर के मिलेगी, तो मिलने के पहले नदी बहुत सारी शाखाओं में बढ़ जाती है, क्योंकि जितनी भी चीज़ें होती हैं वहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें रुकावटें आ जाती हैं और वहीं पे बहुत सारा बड़ा डेल्टा बन जाता है। जब बहुत शाखा में बढ़ जाती है तो वहाँ पे समुद्र में गिरने से पहले, और ये होता है मुहाना। देखते हैं भौतिक विभाजन। ये है भौतिक मैप हमारे पास। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट तथा द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। इधर पे यहाँ पे मैं वही पेन ले लेती हूँ। यहाँ पे जो हिमालय है यहाँ पे ये संतरी का कार्य करता है। क्यों संतरी का कार्य करता है? क्योंकि यहाँ पे जो है रूस से जो हवाएं इधर की तरफ चलती हैं, जब आप आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो हिमालय के कारण ही हमारे देश में पूरा प्रवेश नहीं कर पाती, तो इसलिए ठंडक यहीं पे रुक जाती है और यहाँ पे गर्मी बनी रहती है, वरना पूरी तरीके से ठंडक रहती है हमारे देश में। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। हिम प्लस आलय का मतलब है बर्फ का घर, यानी हिमालय का मतलब बर्फ का घर, यहाँ पे पूरा बर्फ जमी रहती है। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहत हिमालय या हिमाद्री कहते हैं, यानी कि ये जो सबसे उत्तर में स्थित है श्रृंखला, ये बृहत हिमालय है, हिमाद्री। मध्य हिमालय इस श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर यानी माउंट एवरेस्ट। मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। अब ये जो दूसरा है ये वाला है मध्य हिमालय। जो दूसरी आपको लाइन दिख रही है ये हिमाद्री के दक्षिण में बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ पे हैं। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम बताइए, पता लगाइए, हमें गूगल करना होगा। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला का नाम है। अब सबसे जो दक्षिण में स्थित है वो कौन सी है? वो है शिवालिक। ये मेन 3 में बटा, एक तो बृहत, एक तो मध्य हिमालय जिसे हम हिमाद्री भी मध्य हिमालय या हिमाचल, और ये है शिवालिक तीसरी। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये आप जो देखेंगे, जो ये ग्रीन वाला हिस्सा है पूरा, वो है गंगा का मैदान, और हिमालय के दक्षिण में जो सबसे दक्षिणी चोटी है ये है पूरा बड़ा मैदान गंगा नदी का। ये मैदान सबतल तथा सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बना। तो ये आप मैदान देखेंगे ना, ये मैदान पूरा यहाँ से ले करके पूरा यहाँ पूरा नॉर्थ ईस्ट में भी ये फैला हुआ है।
जलोढ़ निक्षेपों से बना। जलोढ़ निक्षेप क्या होते हैं? जो नदियाँ बारीक मिट्टी लेकर के आती हैं। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। यहाँ के जो मैदान है नदी के आसपास, आपने पिछले हिस्ट्री में भी देखा है कि नदी के पास ही सारी जो सभ्यताएं थी बसती थी, क्योंकि नदी के पास ईजी होता है रहना। तो यहाँ पे कृषि अच्छी होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा जनसंख्या जो आबादी है वो इधर की तरफ ही है। आप उत्तर प्रदेश देखेंगे कि सबसे ज़्यादा आबादी वाला जो राज्य है वो यहीं पे है। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। यहाँ पे पश्चिमी भाग में यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। ये यहाँ पे देखो, जो पीले कलर का भाग है ये है भारत का महामरुस्थल। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। अब ये जो उत्तरी मैदान है यहाँ पे, इसके दक्षिण में जो है वो यहाँ पे वो है पठार, ऐसा ये है त्रिभुजाकार। तो ये एरिया जो है ये पठारी एरिया है। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है। मतलब कि ये अरावली, यहाँ पे एक अरावली पर्वत है। यहाँ पे आप देखेंगे ये रहा, ये है अरावली पर्वत। और उत्तर पश्चिम में जो कि है स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला, ये विश्व की सबसे पुराना जो पहाड़ है ये यहीं पे है, अरावली में। इन सबको आपको हाईलाइट करते जाना है। जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। अब विंध्य और सतपुड़ा कहाँ है? ये है विंध्य, ये है सतपुड़ा। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा तापी नदियाँ बहती हैं। आप इनके बीच में देखोगे तो यहाँ पे एक नदी है नर्मदा और यहाँ पे है तापी। आपको बाद में चल के पता चलेगा कि पहाड़ों के बीच से जो नदी बहती है उन्हें अपभ्रंश से निकली हुई नदी कहते हैं। तो सब कुछ आगे चल के धीरे धीरे पता चलेगा। तो ये विंध्य श्रेणी है, सतपुड़ा श्रेणी, यहाँ पे अरावली श्रेणी है। इनके बीच से जो नदी निकल रही है नर्मदा है, इधर नीचे से निकल रही है तापी है। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ हैं। ये नदियाँ किस तरफ आती हैं? इस तरफ आके गिरती हैं। बाकी गंगा कहाँ? गंगा इधर आके गिरती है। ब्रह्मपुत्र इधर आके गिरती है। महानदी इधर गिरती है, जो अरब सागर में गिरती है। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। अब देखेंगे आप कि यहाँ पे पश्चिम में क्या है? पश्चिम में पश्चिमी घाट है। यहाँ पे ये देखेंगे, ये पश्चिमी घाट है और यहाँ पे पूर्वी घाट है, क्योंकि ये समुद्र से लगे हुए एरिया हैं। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है। इसका जो विस्तार है वो एकदम ऐसे सीधा सीधा आया हुआ है लगभग, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ तथा असमान। लेकिन पूर्वी घाट क्या है? बीच में यहाँ से गया तो यहाँ बीच में ऐसे टूट गया है, फिर यहाँ पे गया, मतलब ऐसे सीधा आना चाहिए तो सीधा नहीं आया, ये यहाँ पे ऐसे टूटा हुआ है। इन पठारों में खनिजों जैसे कोयला एवं लौह की प्रचुरता है। यानी कि जो पठारों का भाग है, इन पठारों में क्या है? यहाँ पे बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। तो ये खनिज की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। मैदान किस दृष्टि से उपयोगी है? मैदान इस दृष्टि से उपयोगी है कि यहाँ पे कृषि होती है, यहाँ पे अनाज उगता है। हिमालय क्यों उपयोगी है? क्योंकि यहाँ ये हमारी रक्षा करता है बहुत ही ठंडी हवाओं से। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। यानी कि यहाँ जो बीच में ऐसे पश्चिमी घाट है, इसके इधर पे जो है मैदान टाइप का है, तटीय मैदान है, जो समुद्र से लगे हुए वो तटीय मैदान है। आप जो ग्रीन ग्रीन देख रहे हैं, ग्रीन हिस्सा जो है वो मैदानी भाग है, जो पीला हिस्सा है वो पठारी भाग है, और जो ब्राउन कलर से लाइन्स होती हैं ये होती हैं पर्वत श्रृंखला के लिए। और इधर पूर्वी भाग के जो पूर्व में एकदम सटा हुआ जो एरिया है वो पूर्वी तटीय मैदान है। आओ कुछ करके सीखें, देखते हैं। बहुत सी लड़कियों का नाम नदियों पर होता है, जैसे यमुना, मंदाकिनी तथा कावेरी। क्या आप अपने आसपास की किसी लड़की को जानते हैं जिसका नाम किसी नदी के नाम पर है? अपने माता पिता तथा दूसरों की सहायता से इस प्रकार के नामों की सूची तैयार करें। क्या आप जल से संबंधित दूसरों के नाम भी ढूंढ सकते हैं, जैसे शबनम? यानी कि शबनम का नाम, अब आज मुझे पता चला कि शबनम का मतलब पानी होता है। तो जल से रिलेटेड आप बहुत सारे नाम खोज सकते हैं। ये चूँकि छोटे बच्चों की बुक है तो छोटे बच्चों को ऐसे करने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ दी जाती है। क्या आप जानते हैं प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल हैं, जिसे पॉलिप कहते हैं। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है, जो बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंचे होते जाते हैं तथा इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण करते हैं।
चित्र 6.4 प्रवाल द्वीपों को दिखाता है। क्या आप जानते हैं? मतलब कि ये जो प्रवाल हैं वो समुद्री छोटे जो समुद्री जीव हैं उनके जो वो मर जाते हैं तो उनके कंकाल होते हैं, उन्हें हम पॉलिप कहते हैं। और जब ये मरते हैं तो उनका कंकाल बच जाता है और फिर इन्हीं कंकालों पर ही दूसरे पॉलिप की वृद्धि हो जाती है, फिर वो भी मरते हैं, फिर वो बच जाता है, फिर इस पर दूसरे। तो इसी तरीके से क्या होता है कि इनका एक पहाड़ जमा होता चला जाता है, जिससे फिर वो समुद्र में क्या है ऊपर चट्टान की तरह दिखने लगते हैं, जैसे ये कहीं कहीं पे, फिर वो धीरे धीरे चट्टान का रूप ले लेते हैं और इन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रवाल द्वीप बोलते हैं, मूंगे से बनी हुई द्वीप। आप देखेंगे कि पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े, यानी पश्चिमी तटीय मैदान जो है वो बहुत पतला सा है, थोड़ी सी एक पट्टी है, लेकिन पूर्वी तटीय मैदान क्या है, कहीं ऐसे चौड़े हैं, फिर कहीं पतले हैं, तो चौड़े हैं, फिर यहाँ पे दोनों आके इधर पे मिल जाते हैं दोनों मैदान। वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ हैं, क्योंकि यहाँ पे नदियाँ बहुत सारी हैं, ज़्यादा नदी होंगी तो मैदान ज़्यादा होंगे, यहाँ नदी थोड़ी कम है तो कम, क्योंकि नदियाँ डेल्टा बनाती हैं और फिर वो मैदान का रूप ले लेती हैं। महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये महानदी है, ये गोदावरी है, ये कृष्णा है और ये कावेरी है। ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है। अब आप देखेंगे ये ब्रह्मपुत्र जो है यहाँ आती है, ब्रह्मपुत्र इधर से आती है, ये भी यहाँ से शुरू होकर के फिर यहाँ पे आती है, और गंगा नदी भी इधर से शुरू होकर यहाँ आती है और यहाँ पे बहुत चौड़ा डेल्टा बनता है जो कि बांग्लादेश से लेकर के बंगाल तक पूरा स्थित है। अब यहाँ देखते हैं कि एक पंखुड़ी विद्या हैं जिन कक्षा 8 की छात्रा इन्होंने एक लिखी है, कविता लिखी है, और एक वेदनाथ स्वयं है कक्षा 4 के, इन्होंने एक चित्र बनाया। कविता में क्या लिखा है इन्होंने? एक सवेरे पड़े मनुष्य पर जलजले की काली छाया, सुनामी दानवी ने अपना प्रलयंकारी कहर ढाया। समुद्र में उठा आलोड़न, मीलों दूर फैला साया, प्रकृति के विनाश ने मानव को अपना ग्रास बनाया। विनाश का था विकराल आकार, चारों ओर मचा हाहाकार, कोई नहीं बच पाया उससे, भाग्य बचाने अपने प्राण। हिंद महासागर था रक्षक, अब बना हमारा भक्षक, सर्वत्र निगल गया मानव को करके अस्तित्व नष्ट। उठे हजारों हाथ प्रतिक्षण सहायता में पीड़ितों के, यह दिखाने सागर को कि हम वो हैं जो कदापि नहीं डरते। रात थी काली फिर भी आशा की किरणें चमकेंगी, फिर जिंदगी करवट बदलेगी, हृदय में खुशियाँ दंकेंगी। तो ये है इन्होंने कितनी अच्छी सी कविता लिखी है। छोटे बच्चे हैं तो इस तरीके से लिखते हैं। आप भी अगर जब कुछ मन उदास हो तो अपनी छोटी छोटी कविताएँ लिख सकते हैं और देख सकते हैं कि कुछ भी तुकबंदी करके देखेंगे तो मन खुश होता है। और ये है जो इन्होंने फ़ोटो बनाई हुई है, सुनामी का कहर किस तरीके से होता है, तो ये भी बहुत अच्छी पेंटिंग है। देखते हैं। भारत में 2 द्वीप समूह भी है। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्या आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? लक्षद्वीप द्वीप समूह अंडमान अरब सागर में, ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित हैं, यानी कि लगभग यहाँ पे ये हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और आपने पिछले चैप्टर में देखा भी था कि अंडमान निकोबार द्वीप का कुछ द्वीप जो है वो डूब गए थे जब समुद्र में सुनामी की लहरें आई थी, और हमने देखा था कि कैसे जलमंडल से स्थलमंडल कैसे प्रभावित होते हैं जब हम पिछले चैप्टर में मंडल पढ़ रहे थे। मैं बार बार कह रही हूँ कि आप पिछला चैप्टर पढ़ करके आएंगे तो आगे का चैप्टर ज़्यादा समझ में आएगा। तो आपको पता ही है, एनसीईआरटी आपको याद करा रही है कि भाई आपने पिछले चैप्टर में ही तो पढ़ा है, तो आपको कैसे भूल गया होगा। द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी आई थी। समाचार पत्र तथा लोगों से बातचीत के जरिए जानकारी प्राप्त कीजिए कि जब सुनामी भारतीय तट से टकराई थी तो किस प्रकार लोगों ने अलग अलग तरीके से इस चुनौती का सामना किया था। सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। यानी समुद्र के नीचे जब भूकंप आता है तो ऊपर से लहरें जो हैं वो बहुत विनाशकारी हो जाती हैं। तो ये था आज का चैप्टर। ये है अब कुछ अभ्यास प्रश्न हैं, बहुत सरल सरल से क्वेश्चन हैं, आप खुद से कर सकते हैं। अगर आपसे नहीं होते तो आप वापस से आपको बुक पढ़ सकते हैं, बहुत छोटे बच्चों की है तो बहुत आसानी से हो जाती है। तो यही क्लास 6 की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी का ये लास्ट चैप्टर था। क्लास 6 की ज्योग्राफी कंप्लीट हो गई। अब हम अगले वीडियो में क्लास 7 की ज्योग्राफी शुरू करेंगे। तो तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार, अपना सहयोग, अपना सपोर्ट दिखाइए। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। धन्यवाद।